हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आसार 91 के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का जितना भी 2011 में पूछा हुआ प्रश्न था, सारे प्रश्न आप लोगों को बता चुके थे ऑब्जेक्टिव। और आज आप लोगों के लिए 2011 का जो कंपार्टमेंट में एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, कंपार्टमेंटल वाला, उसका प्रश्न आज आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। यानी कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो किया था वो क्या था, बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। तो बच्चों याद रखिएगा कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव, जो पूर्ण स्वराज था उसका मांग का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। यानी पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। 2 का ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ये एक पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। यह पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है। तो ये पुस्तक के लेखक है फान बोई चाउ। कौन है? फान बोई चाउ। तो बच्चों याद रखिएगा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है? फान बोई चाउ। 3 का बी नंबर क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट। यानी यह एक अधिनियम है जिसका नाम है वर्नाकुलर प्रेक्स अधिनियम। यानी वर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो यह पारित हुआ था 1878 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेक्स एक्ट पारित हुआ था। 4 का ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बताइए, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, याद रखना। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। कब किया था बता दो तो नवंबर 1917 ईस्वी में। कब किया था? नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। किसने? लेनिन ने किया था। चलिए, 5 का ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आता है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। आप क्वेश्चन पूछ दिया कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन ने किया। लेनिन। किसने किया? लेनिन ने किया। 6 का ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है विश्व बैंक, जो विश्व बैंक थी उसकी स्थापना कब हुई बताइए। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में। कब हुई थी? 1944 ईस्वी में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के आधार पर, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के आधार पर क्या हुआ था, विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। और एगो बैंक था जिसका नाम था IMF। कौन सा बैंक था? IMF। फुल फॉर्म बोलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोनों बैंक का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैंक और विश्व बैंक, ये दोनों बैंक अमेरिका का बैंक है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में स्थित है। तो याद रखना, विश्व बैंक और कौन सा बैंक है, IMF बैंक, दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसका गठन हुआ था ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के आधार पे। किसके सम्मेलन के आधार पे? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के आधार पे। कब हुई थी? 1944 ईस्वी में। तो बच्चों याद रहेगा आप लोग को, बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए।
कि विश्व बैंक या IMF बैंक यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसका गठन हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पे, कब 1944 ईस्वी में। दोनों का मुख्यालय कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। चलिए 7 का ऑप्शन सी था। चलिए 7 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, रौलेट एक्ट क्या था, तो बताइए। रौलेट एक्ट एक प्रकार का काला कानून था। नहीं, रौलेट एक्ट काला कानून था। इसे बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहते हैं। बिना वकील और बिना दलील और बिना दलील का कानून भी इसे कहा जाता है। बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। कब पारित हुआ था पता है, 1919 ईस्वी में दिल्ली से। कहाँ से, दिल्ली से पारित हुआ था। सिडनी रॉकेट के समय, किसके समय, सिडनी रॉकेट के समय, सिडनी रॉकेट के अध्यक्षता में, सिडनी रॉकेट के अध्यक्षता में रौलेट एक्ट पारित हुआ था। कौन सा एक्ट, रौलेट एक्ट पारित हुआ था, जिसे काला कानून नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, काला कानून। याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, काला कानून। कब पारित हुआ, 1919 में। रौलेट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 में। किसके समय, दिल्ली में सिडनी रॉकेट के समय पारित हुआ। इसे बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। चलिए 8 का कंप्लीट हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 9 नंबर है, छापाखाना का आविष्कार कहाँ हुआ था, बताइए। तो छापाखाना का आविष्कार हुआ था चीन में। कहाँ पे, चीन में। तो 9 का ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ में मिल करके दांडी की यात्रा कब की थी। यानी महात्मा गांधी ने 78 अनुयायी के साथ में मिल करके दांडी की यात्रा की थी। कितनी दांडी की यात्रा, दांडी कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में दांडी है। तो दांडी गुजरात में। तो दांडी की यात्रा की थी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कब किया था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ऑप्शन बी करेक्ट है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 85 किलोमीटर पैदल चल करके दांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ा। क्या तोड़ा, नमक कानून को। कब, 6 अप्रैल को तोड़ा। यानी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून को क्या कर दिया, तोड़ दिया, यानी कि भंग कर दिया। तो याद रखिएगा बच्चों क्वेश्चन कि गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ में मिल करके दांडी की यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया था, जो कि 85 किलोमीटर पैदल चल करके 6 अप्रैल को पहुंचा। कब पहुंचा, 6 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने नमक कानून को क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो याद रखना क्वेश्चन, नमक कानून पूछे यानी नमक आंदोलन पूछे, ये तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन यही है, ठीक नहीं। तो याद रखना सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई थी। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुई थी। 10 का ऑप्शन भी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काली मृदा का दूसरा नाम बताइए क्या है। काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुर मृदा। क्या नाम है, रेगुर मृदा। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो महाराष्ट्र। कौन सा राज्य में पाए जाते हैं बच्चों, याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है। महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं काली मृदा। 1 नंबर क्वेश्चन, रुकिए, महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती हैं। यहाँ है क्वेश्चन, काली मृदा कहाँ पाई जाती हैं, इसका दूसरा नाम है रेगुर मृदा, महाराष्ट्र। कहाँ पे, महाराष्ट्र हो गया। मध्य प्रदेश। कहाँ पे, मध्य प्रदेश के बाद गुजरात। तो इन 3 राज्यों में काली मृदा का विस्तार है। क्या है, काली मृदा का विस्तार है। तो याद रखिएगा बच्चों, इसका दूसरा नाम है रेगुर मृदा। कहाँ कहाँ पाई जाती है रेगुर मृदा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में। 3 राज्य फेमस हैं, वैसे तो बहुत राज्य में पाया जाता है। उसके बाद में सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, तो सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कच्चा माल है वो है चूना पत्थर। क्या है, चूना पत्थर। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट है। यानी यही चूना पत्थर जो कच्चा माल है, इसी से क्या तैयार होता है, सीमेंट तैयार होता है। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल नहीं हुआ ये। चलिए अब 12 का ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 13 नंबर पर कहता है कि भारत में 2001 ईस्वी तक, कब तक, 2001 ईस्वी तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था। भारत में 2001 ईस्वी तक कितने प्रतिशत वन के क्षेत्र में क्या था, कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो 2001 ईस्वी में 25% वन पे क्या था, वन का विस्तार था। कितना प्रतिशत पर, 25% पर वन का विस्तार था 2001 में, याद रखिएगा बच्चों। कितना प्रतिशत पर वन का विस्तार था, 25% पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कच्चे मालों के द्वारा, कच्चे मालों के द्वारा डॉट 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 वस्तुएं तैयार करना विनिमय उद्योग कहलाता है। यानी कच्चे माल के द्वारा कौन सा वस्तु तैयार, कच्चे माल के द्वारा अगर जो कोई वस्तु को तैयार किया जाता है तो विनिर्माण उद्योग कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा बताइए, उपयोगी कहलाएगा या लाभदायक कहलाएगा। तो देखिए लाभदायक भी कहलाएगा और उपयोगी भी कहलाएगा। कोई भी अगर जो कच्चे माल में अगर जो सामान बनेगा, कच्चा माल जो उसको अगर जो पका करके सामान बनाएगा तो वो उपयोगी भी होगा। क्या होगा, कौन सी वस्तुएं कहलाएगा, डॉट 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 उपयोगी वस्तुएं तैयार करना, या तो लाभदायक। तो आंसर यहाँ पे दोनों हो जाए, लाभदायक आए या तो उपयोगी आए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा हुआ है, इनमें से सभी, यानी कि ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों यहाँ पे आंसर होगा कंप्लीट। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर। कहाँ है, हाजीपुर, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यानी कि ऐसा देश बताना जहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, ब्रिटेन। तो बताइए कि बहुदलीय व्यवस्था कहाँ पे नहीं है, ये बताइएगा कौन सा देश में। पाकिस्तान में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, पाकिस्तान में बहुदलीय व्यवस्था होगा। अब बताइए भारत में है, तो भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ब्रिटेन, ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। बांग्लादेश में भी बहुदलीय व्यवस्था है, पर ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है बच्चों, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा, ब्रिटेन होगा। क्या होगा, ब्रिटेन। चलिए 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 है, राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। राजनीतिक दलों का गठन जो था सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो सबसे पहले राजनीतिक दलों का गठन हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ पे, ब्रिटेन में। 17 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 नंबर करता है, बिहार विधानसभा चुनाव 2010 ईस्वी में, यानी बिहार का विधानसभा चुनाव जो 2010 ईस्वी में हुआ था, एनडीए सरकार ने कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी। जब बिहार विधानसभा का चुनाव 2010 ईस्वी में हुआ तो उसमें एनडीए जो सरकार था, यानी जो अभी एनडीए मतलब कौन सा ये क्या नाम था, जनता दल यू, उसी का नाम है एनडीए। तो उसने कितने पदों पर मतलब क्या किया था, कितने सीटों पर मतलब विजय प्राप्त किया था। तो 206 सीटों पर विजय प्राप्त किया था। कितने सीटों पर, 206 सीटों पर। तो याद रखिएगा बिहार विधानसभा का चुनाव 2010 ईस्वी में एनडीए सरकार ने कितने सीटों पर विजय प्राप्त की, तो 206 ईस्वी पर, 206 सीटों पर। 18 का ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 कहता है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का क्या है। बताइए राजनीतिक दल लोकतंत्र का क्या है। तो राजनीतिक दल है लोकतंत्र का क्या है, प्राण है, यानी जान है। क्या है, जान है। जान बोलिए या प्राण बोलिए, ये तो आंसर होगा। क्योंकि राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र का क्या होता है, प्राण होता है। यानी कि लोकतंत्र का राजनीतिक दल प्राण होता है, ऐसे याद रखना। यानी कि जौन सा देश में अगर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो वहाँ पे राजनीतिक दल भी होना चाहिए। अगर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल नहीं होगा तो शासन कौन करेगा, बताइए। क्योंकि लोगों का जो सहायता या जो भी होता है लोगों तक कुछ भी विकास पहुंचाता है तो वो कौन, राजनीतिक दल। इसीलिए राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र का क्या होता है, प्राण होता है। ठीक, तो उसके बाद है 19 का ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। 20 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है 20 नंबर में कि लोकतंत्र जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन है।
यानी कि लोकतंत्र जो है वो जनता का है। किसका? जनता है। भाई कहता है जनता के द्वारा चला जाने वाला यह क्या है? यह एक शासन है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था। 20 का ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं कि चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य ये थे, यानी चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे। मुख्य उद्देश्य क्या थे? वन संपदा की सुरक्षा, वन्य जीव की सुरक्षा, मिल मालिकों के शोषण से मुक्ति, यानी जो भी मतलब मालिक से उसे जो शोषण होता था उससे मुक्ति, वन संपदा की सुरक्षा, उसके बाद वन्य जीव की सुरक्षा। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो इनमें से कौन सा सही होगा बताइए कि क्या बोले चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो चिपको आंदोलन के सभी उद्देश्य हैं। क्या है? सभी उद्देश्य है। देख लीजिए ऑप्शन डी में लिखा हुआ है इनमें से सभी। तो आंसर क्या होगा? सभी हो जाएगा। वन संपदा की सुरक्षा करना, जितना भी जंगल सब है इसका सुरक्षा करना। वन जीव, जितना भी वन में जीव है सभी का सुरक्षित करना। उसके बाद मालिक क्या लिखा है? मिल मालिकों के शोषण से मुक्ति करना। तो ऑप्शन डी नंबर क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। 21 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 21 हो गया। 22 नंबर देखिए, कहते हैं कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बता देते हैं व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था। किसने किया था? इंदिरा गांधी। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। कब किया था? 1969 ईस्वी में। कब किया था? 1969 ईस्वी में। कितने बैंक का? 14 बैंक। कितने बैंक? 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था। तो याद रखना आंसर होगा 1969। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन बी नंबर करेक्ट है। 1969 ईस्वी। 22 कंप्लीट हो गया। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर का आता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग का गठन कौन करता है? उस समय किसने किया था? नेहरू। किसने किया था? नेहरू। क्योंकि ये क्या थे? ये क्या थे? प्रधानमंत्री। क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने योजना आयोग का क्या करता है? गठन करता है। तो याद रखना यही योजना आयोग का मतलब 2014 ईस्वी में क्या कर दिया? योजना आयोग को भंग कर दिया। किसने? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं तो इसने योजना आयोग को 2014 ईस्वी में समाप्त कर दिया। क्वेश्चन को याद रखना, कब समाप्त कर दिया? 2014 ईस्वी। कब? 2014 ईस्वी में योजना आयोग को क्या कर दिया? नरेंद्र मोदी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और 2015 ईस्वी में। कब? 2015 ईस्वी में। 2014 में समाप्त किया और 2015 ईस्वी में योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग लाया? नीति आयोग। क्या लाया? नीति आयोग। तो याद रखना ये नीति आयोग लाया है कौन? नरेंद्र मोदी ने। किसने लाया? नरेंद्र मोदी ने। और योजना आयोग के हमेशा अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अब जो भी प्रधानमंत्री रह जाए, 1950 में स्थापना हुआ योजना आयोग का, तो उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो अध्यक्ष वो थे। अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। श्री दामोदर दास मोदी। तो जब नरेंद्र मोदी हैं तो नरेंद्र मोदी अभी अध्यक्ष होगा योजना आयोग का। कौन होगा? लेकिन अभी योजना आयोग नहीं है। क्या नाम है? नीति आयोग है। क्योंकि 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके कौन सा आयोग लाया गया? नीति आयोग लाया गया। तो याद रखना कि ये कैसा निकाय है? ये संविधान के अनुसार नहीं आता है, क्योंकि सरकार ने अपने साइड से चलाता है। संविधान में इसका चर्चा कहीं नहीं किया गया, इसीलिए गैर संवैधानिक निकाय होगा। कैसा निकाय होगा? गैर संवैधानिक। तो बात रखिएगा बच्चों कि गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय। चलिए 23 का कंप्लीट हो गया आंसर। 23 होने के बाद अब कितना होगा? 24 होगा। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक। अच्छा से लिख देते हैं, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक निकाय। कैसा निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय। यानी कि गैर संवैधानिक निकाय का मतलब संविधान में इसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? बताइए भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? संसदीय है, एकात्मक है या मिश्रित है? तो भारत की अर्थव्यवस्था तो मिश्रित है। क्या? मिश्रित है, यानी मिला जुला यहाँ पे है। हर अर्थव्यवस्था मिला जुला है। एकात्मक नहीं है, खाली संसदीय भी नहीं है, एकात्मक भी नहीं है, मिश्रित है। क्या है? मिश्रित है। तो 24 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्या है? सी नंबर करेक्ट है 24 का। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखिए क्या कहता है, क्योंकि आप लोगों को एक क्लास में मात्र 25 क्वेश्चन ही मिलता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो भारत की वित्तीय राजधानी
किसको माना जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी अगर जो पूछेगा तो मुंबई को मानेंगे। किसको मानेंगे? मुंबई को। वैसे तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, कहाँ पे? नई दिल्ली, पर वित्तीय राजधानी मानेंगे तब मुंबई होगा आंसर, याद रखना। 1900 दिल्ली अभी कहाँ है? वर्तमान में दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी पता है कब बना था? 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में कंप्लीट हो गया था। भारत की राजधानी नई दिल्ली बन चुकी थी। तो याद रखिए बच्चों, आप लोगों को जो 2011 में कंपार्टमेंट में पूछा गया प्रश्न था, कंपार्टमेंटल एग्जाम में, वो सब कंप्लीट कर दिए हैं 5 सीटिंग का। अब सेकेंड सीटिंग का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन लाएंगे आप लोगों के लिए। तो ये सब क्वेश्चन वीवीआई प्रश्न है, सब आप लोग पढ़ते रहिए। एमवीवीआई सब है, कुछ वीवीआई है, एमवीवीआई है, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।